चलो स्टार्ट करते हैं। मुगल एम्पायर का जो लास्ट चल रहा है अपना, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में कुल कितने राजा हुए थे? ट्रिक क्या था? हाँ, बहू आजा, सास और तू बाहर जा फॉर एमए, और बाहर जाके बोल ए साब, है ना? ओके। हमने लास्ट लेक्चर में जो था वो पेंटर्स, उनके मुगल पीरियड में कितने पेंटर्स हुए, कौन कौन से, ठीक है, उसके बारे में देख लिया। कौन कौन से आर्किटेक्चर किसने बनवाया उसके बारे में देख लिया। अच्छा, क्या बता सकती है कि एशिया का राफेल किसे कहा जाता है? बेहजाद, है ना? बेहजाद किसके समय में हुआ? बाबर के समय में। ब से बाबर, ब से बेहजाद, मैंने बताया भी था। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आगे ज़्यादा अभी रिवीजन और करते रहना धीरे धीरे। बाकी जब ये पूरा हो जाएगा तो एक बार ऐसे थोड़ा सा टेस्ट टाइप में ले लूँगा कि हाँ याद है कि नहीं है। जो जो चीज़ें रहेगी वो एक बार क्रक्स में छोड़ लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि उसके समय में, मतलब कि मुगल एम्परर में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसे था। जैसे अगर हम भारत में करंट की बात करें तो भारत में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज्ड है? नहीं, सेंट्रलाइज कैसे है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। अरे सेंटर के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास कुछ पावर है, पंचायत के पास कुछ पावर है, तो ये हो गया ना डिसेंट्रलाइज। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अलग अलग लेवल पर। लेकिन उस वक्त में अगर देख, जहां पर ये होते हैं डिक्टेटर होते हैं, जैसे चाइना में अगर बात करेगी तो चाइना में देख, चाइना में सारा का सारा पावर वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पास ही है। वो जो बोला वही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर सेंटर कुछ कहेगी तो उसके ऊपर क्या होता है, विचार विमर्श होता है, थॉट्स, मतलब कि वोटिंग होती है, उसके बाद जाकर के कहीं पर कुछ होता है ना? हाँ, ठीक है। तो भारत में इस वक्त पावर डिसेंट्रलाइज में है, लेकिन जब राजा रजवाड़ा का वक्त होता था उस वक्त पावर सेंट्रलाइज हुआ करता था। जो राजा कह दिया वही माना जाता था। राजा का मन हुआ हाथी से कुचवा दो, हाथी से कुचवा देते थे। कुत्ते से खिलवा दो, कुत्ते से खिलवा देते थे। भाला घोप के मार डालो, भाला घोप लेते थे। नाक कान कटवा लो, नाक कान कटवा देते थे। ठीक है, कोई बोलने वाला नहीं था। तो कहेगा कि मुगल पीरियड में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज्ड? सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, सो पहले अगर हम बात करें, पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब समझ में गया ना? सेंट्रलाइज था, यानी सारा का सारा पावर किसके पास था? राजा के पास, किंग। वो जो कहे वो हो जाता था। बात समझ में? हाँ। अब देख, तो जाहिर सी बात है अगर हम पोस्ट की बात करेंगे, पोस्ट, पोस्ट में सबसे बड़ा पोस्ट किसका होगा? राजा का। तो एक नंबर पर आता था किंग। किंग, ठीक है। जैसे भारत में एक नंबर पे कौन आते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर किंग के बाद जो सबसे बड़ा पोस्ट होता था दूसरे नंबर पर, उसे कहते थे वकील। ये आज के टाइम वाला वकील नहीं, आज के टाइम समझ ले ऐसा कि वाइस प्रेसिडेंट, या रियल पावर के मामले में देखे तो प्रधानमंत्री समझ ले। लेकिन प्रधानमंत्री उस वक्त वजीर हुआ करता था। तू दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट को समझ सकती है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन होता था?
वकील, वकील। आज के समय में वकील किसे कहते हैं? लॉयर्स को। अरे लॉयर्स को वकील कहते हैं ना। हाँ, तो वो वाला वकील नहीं था। आज के इस वकील की तुलना आज के समय के वॉइस प्रेसिडेंट से कर सकती है। ठीक है, यहाँ लिखते चलूँ क्या? लाइक प्रेसिडेंट, तो कंपेयर कर सकती है ना, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर तीसरा जो था वो था वजीर। वजीर, जैसे चेस खेला है तूने? हाँ, चेस में सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहता है? वजीर के पास। तो ये इस वक्त में जो वजीर था, ये वजीर फाइनेंस को संभालता था, उनके पूरे के पूरे मतलब खजाने वगैरह को देखता था। ठीक है, फाइनेंस को देखता था, ट्रेजरी, ट्रेजरी डिपार्टमेंट वगैरह को देखता था। ठीक है, उसके बाद आर्मी का जो हेड होता था, जो जिसके अंडर सारी की सारी आर्मी आती थी, उसे कहते थे मीर बख्शी। मीर बख्शी, मीर बख्शी। इसके अंडर में क्या आता था? आर्मी हेड पूरा था ये। ठीक है, इसके अंडर में पूरी आर्मी आती थी, मीर बख्शी। ठीक है, अच्छा, दिवाली में लोग जो ये पटाखे छुड़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? आतिशबाजी हो रही है ना हिंदी में, आतिशबाजी। तो उस वक्त में ना, जब जो तोप वगैरह चलाता था, जिसके अंडर में सारा का सारा तोप रहता था, उसे कहते थे मीर आतिश। मीर आतिश। इसके अंडर में क्या आता था? कैनन, तोप। ठीक है, तोपची, सारे के सारे तोपची को ऑर्डर यही देगा, सारे के सारे तोपों को कैसे चलाना है, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट करना है, यही बताता था। ठीक है, ओके। उसके बाद जो उस वक्त का जज हुआ करता था, जैसे आज के हमारे जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वैसे ही उस वक्त का जो जज हुआ करता था, जज को कहते थे काजी। कहते ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, तो क्यों कहते हैं काजी? काजी क्या रहता था? जज। बात समझ में आई? किसी का फैसला करना रहे, कुछ करना रहे, तो काजी देखता था। ठीक है, ओके। फिर राजा को ना रिलीजन से रिलेटेड कोई एडवाइस देना रहता था, तो एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसे कहते थे सदर उर सुदूर। रुक जा, लिखता हूँ। सदर उर सुदूर, सदर उर उर सुदूर। सदर उर सुदूर क्या करता था? राजा को एडवाइस देता था रिलीजियस मैटर पर, कि आपको इस्लाम के अकॉर्डिंग ये करना चाहिए, इस्लाम के अकॉर्डिंग ये नहीं करना चाहिए। समझ में आया? हाँ, तो सदर उर सुदूर क्या करता था? एडवाइस देता था। एडवाइजर कमिटी थी राजा को, किस पर? रिलीजन पर, रिलीजियस एडवाइस, रिलीजियस एडवाइस टू किंग। बस समझ में? ओके। उसके बाद जो ये औरंगजेब आया ना लास्ट में, मतलब छठवां जो रूलर औरंगजेब आया, इसने क्या कहा कि क्योंकि ये एकदम रिलीजन का एकदम कट्टर था, इस्लामिक कट्टर था ये, तो इसने कहा ना, देखो, एक एक डिपार्टमेंट बनाया और उसका काम ये था कि लोग इस्लाम के अकॉर्डिंग जी रहे हैं कि नहीं, इस्लाम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर उसने कहा औरंगजेब ने कि पेंटिंग नहीं करनी है, तो वो जा जा कर देखते थे, कोई पेंटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई पेंटिंग तो नहीं कर रहा है।
वो उसने कह दिया कि तबला नहीं बजाना है, वीणा नहीं बजाना है, तो कोई वीणा तो नहीं बजा रहा है, कोई वीणा तो नहीं बजा रहा है, जो बजाता था उसको बड़ी मार मारते थे। तो उसने लोगों की कैरेक्टर को जांच करने के लिए, लोगों की मोरालिटी को जांच करने के लिए जिस डिपार्टमेंट को बनाया उसे कहा जाता था मोहतसिब। हाँ, मोहतसिब, मोहतसिब, बात समझ में आई? मोहतसिब, मोहतसिब, ठीक है, मोहतसिब। मोहतसिब किसने, डिपार्टमेंट किसने बनाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब किस लिए बनाया था? लोगों के मोरालिटी की जानकारी के लिए, जांच करने के लिए, इंक्वायरी, इंक्वायरी ऑफ पीपल्स मोरालिटी, पीपल्स मोरालिटी, कि लोग इस्लाम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, जो चीज़ें बैन हैं वो चीज़ों को लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। यानी लोगों की लाइफ किसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए? नहीं, शरीयत के अकॉर्डिंग, जो शरिया लॉ था। लाइफ शुड बी अकॉर्डिंग शरीयत या शरिया लॉ, ठीक है, इसकी अवहेलना नहीं कर सकते थे, बड़ी पीटता था। ठीक है, तो बता, आर्मी हेड को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी, मीर बख्शी। कैनन, कैनन को, तोपची को क्या कहते थे? तोपची के हेड को मीर आतिश। सबसे बड़ा पोस्ट राजा का। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट, फाइनेंस को कौन देखता था? सदर उर सुदूर क्या था? राजा को रिलीजियस एडवाइस देने की कमिटी थी। मोहतसिब का निर्माण किसने किया था? मोहतसिब का निर्माण, काजी का क्या काम था? जज का काम था उसका, मतलब जज हुआ करता था वो, उस वक्त न्याय करना उसका काम था, जस्टिस देना काम था, है ना? ओके। वजीर, वजीर, वजीर का काम क्या था? फाइनेंस की देखभाल करना, फाइनेंस के बारे में पूरी जानकारी रखना। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। देख, अब हम देख लेते हैं कि जो प्रोविंस था, यानी कि भारत उस वक्त ऐसे स्टेट स्टेट में तो था नहीं, प्रोविंस में बटा हुआ था, है ना? तो किसके समय में कितना ज़्यादा प्रोविंस हुआ? सबसे अधिक अगर प्रोविंस देखा जाता है तो पूरा उधर से तेरा म्यांमार तक जीता था। किसने? औरंगजेब के टाइम में, है ना? उसने अपने सारे जितने भी वो क्या थे उसके गवर्नर थे, उन सबको कहाँ भेजा था उसने? चलो, एक लोग को भेज दिया कि जा उधर नॉर्थ ईस्ट जीत के आ, एक को भेजा साउथ में जीत के आ, एक को नॉर्थ में भेजा, है ना? हाँ। तो उससे पहले अगर हम देखते हैं तो सूबा या प्रोविंस, सूबा, प्रोविंस को सूबा कहते थे। और किसी एक सूबे का जो अधिकारी होता था उसे सूबेदार, है ना? प्रोविंस, जैसे कहा पंजाब प्रोविंस, तो पंजाब प्रोविंस की देखरेख करने वाला जो रहेगा उसे पंजाब का सूबेदार, समझे? पंजाब का सूबेदार किसे बनाया गया था? वो हुमायूं, बाबर, हुमायूं, ठीक है, अकबर को। तो अकबर के टाइम में अगर हम बात करें, अकबर के टाइम में टोटल 15 प्रोविंस थे, ठीक है, 15 प्रोविंस पर अकबर का पूरा कब्जा था। लास्ट में जब औरंगजेब आया, औरंगजेब,
औरंगजेब, तो औरंगजेब के टाइम में ये प्रोविंस बढ़ के हो गए 20। ठीक है। तो कहेगा कि सबसे अधिक प्रोविंस किसके टाइम पीरियड में था? औरंगजेब के टाइम में। ठीक है, सबसे अधिक प्रोविंस किसके टाइम पीरियड में था? औरंगजेब। ठीक है, फिर से बता, काजी का काम क्या था? सबसे बड़ा पोस्ट, उसके बाद दूसरा बड़ा पोस्ट। वजीर का काम क्या था? मीर बख्शी आर्मी हेड था। और मीर आतिश मुहत्सिब क्या था? औरंगजेब का बनाया डिपार्टमेंट था जो लोगों के मोरालिटी की जांच करता था कि लोग शरीयत के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ओके। सदर उर सुदूर ये क्या था? जो रिलीजियस एडवाइस देता था राजा को, है ना, रिलीजियस एडवाइस देता था राजा को। ठीक है, ओके। अब हम किताबों के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो सब देखे हैं बट एक ही जगह रहेगा तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। बुक्स देख, बाबर के समय में किताब लिखी गई, बाबर के समय में लिखी गई किताब तुजुक बाबरी। बाबर के समय में कौन सी किताब लिखी गई? तुजुक ए बाबरी। कौन से लैंग्वेज में थी? टर्की में। ठीक है, टर्की में। ठीक है, फिर इसी का ट्रांसलेशन करवाया गया बाबरनामा। किसने करवाया? बाबर नामा कौन से लैंग्वेज में थी? पर्शियन में। ठीक है, किसने ट्रांसलेट किया? अरे वो तो अकबर के टाइम में ट्रांसलेट हुआ था, लेकिन किसने किया था? ट्रांसलेटेड बाय अब्दुल रहीम खाने खाना। ट्रांसलेटेड बाय अब्दुल रहीम खान ए खाना। किसके टाइम पीरियड में? अकबर के। ठीक है, ओके। ये कई बार पूछता है, जो वन डे एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें पूछता है कि टर्की लैंग्वेज में कौन सा बुक था, या बाबरनामा कौन से लैंग्वेज में थी। ठीक है। उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं की किताब है हुमायूं। हुमायूं के समय में, हुमायूं के बारे में किताब लिखी गई हुमायूं नामा। किसने लिखा? हुमायूं नामा लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम, गुल साहो बदन जिसकी वह, गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। क्या हुमायूं नामा में सिर्फ हुमायूं के बारे में है? नहीं, इसमें किसके किसके बारे में है? बाबर और हुमायूं। बाबर प्लस हुमायूं। गुलबदन बेगम कौन थी? बहन थी। बाबर की क्या लगती थी? बेटी। ठीक है, उसके बाद अकबर के टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पीरियड में लिखा गया अकबरनामा। अकबर के टाइम पीरियड में लिखा गया अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा?
अबू फजल ने लिखा, अबू फजल ने, अबू फजल ने। और इसी अकबरनामा में लास्ट में एक पेज जोड़ दिया गया था, उसे क्या कहते हैं? आईने अकबरी, आईने अकबरी। आईने अकबरी में किसकी चर्चा है? अबू फजल की। बहुत चालाक था अबू फजल, ठीक है। आईने अकबरी, ओके। उसके बाद जहांगीर के बारे में लिखा गया, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर, जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक, तुजुक ए जहांगीरी, लेकिन ये उसे कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसलिए इसका 80% तो जहांगीर ने लिखा था और 20% लिखा मोतमीन खान ने, ठीक है। देख, जहांगीर ने लिखा था 80% हिस्सा पूरा किया था और बाकी 20% हिस्सा को पूरा किया था मोतमिन खान ने, ठीक है। हाँ, तो क्या तुजू के जहांगीरी, जहांगीर ने पूरा कंप्लीट कर दिया था? नहीं, जहांगीरी को दो भाग में किया गया। किसने किसने किया? एक जहांगीर ने 80% कंप्लीट किया और दूसरा मोतमीत खान ने 20% कंप्लीट किया। इतना समझ में आया? ओके। फिर किताब लिखी गई शाहजहां के समय में, शाहजहां नामा। कौन सा नंबर हो जाएगा? 5वां। शाहजहां नामा, नामा। शाहजहां नामा को लिखा है इनायत खान ने, इनायत खान ने, ठीक है। शाहजहां नामा को किसने लिखा है? इनायत खान ने, ठीक है। ओके। उसके बाद एक और किताब लिखी गई, तबकात ए अकबर, ठीक है। तबकात ए अकबर, ये मुगल सल्तनत की लिखी गई सबसे मोटी किताब है। इस किताब में दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल सल्तनत तक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बात समझ में आई? हाँ, तो मैं इसको अलग से लिखता हूँ। ये किताब का नाम क्या है? तबकात ए अकबर। तो जाहिर सी बात है, ये जो है ऐसा न तो अकबर के टाइम पीरियड में होगा न शाहजहां का होगा। जब पूरा मुगल खत्म हुआ होगा तो धीरे 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 जा करके अंत में पूरा मुगल का इंफॉर्मेशन देना है, तो भाई लास्ट तक इसमें लिखते रहना होगा, लिखते रहना होगा, है कि नहीं? या फिर कोई इंसान रहे जो लास्ट में बैठ करके पूरी चीजों के बारे में पढ़े और एक किताब में लिख दे, ये भी हो सकता है। तो तबकात ए अकबर, तबकात ए अकबर, अकबर। इस किताब को लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने, निजामुद्दीन अहमद, अहमद। मैं अहमद की स्पेलिंग क्या होती है? HAHEMAD, अहमद, ठीक है। निजामुद्दीन अहमद कहेगा कि मुगल पीरियड में लिखी गई सबसे बड़ी किताब तबकात ए अकबर, तबकत नहीं, तबकात ए अकबर। रुक जाए हिंदी,
किताब का नाम है तबकात ए अकबर, ठीक है, लार्जेस्ट बुक। इसमें किसकी किसकी इंफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ तक लेकर के, इंफॉर्मेशन है दिल्ली सल्तनत से लेकर के से लेकर के मुगल सल्तनत तक। बात समझ में आई? हाँ, मुगल सल्तनत की सबसे मोटी सबसे बड़ी किताब तबकात ए अकबर। इतना क्लियर हुआ? ओके। शाहजहांनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम की लिखी गई किताब। तुझे के बाबरनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है? हुमायूं नामा, भूल नहीं, ठीक है। बाबरनामा किसने, जो कि ट्रांसलेटेड बुक है या लिखा हुआ बुक है? ट्रांसलेटेड बुक है। किसने ट्रांसलेट किया? अकबर के टाइम में हुआ। किसने? अकबर ने नहीं किया। अकबर तो लिखना पढ़ना जानता ही नहीं, वो कहां से करेगा? अब्दुल रहीम खाना ने ट्रांसलेट किया, ठीक है। अकबर के टाइम पीरियड में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट के हेड कौन थे? अब्दुल रहीम खाना। उसके बाद ट्रांसलेशन, लेकिन कहेगा ना कि मतलब अब्दुल रहीम खाना के बाद डिपार्टमेंट का हेड किसे बनाया गया? तो दारा शिकोह को। और दारा शिकोह के टाइम पीरियड में सबसे अधिक किताबों का ट्रांसलेशन हुआ है, ठीक है। इसीलिए दारा शिकोह को लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अभी देखते हैं ट्रांसलेटेड बुक्स। ट्रांसलेटेड बुक्स, ठीक है, ट्रांसलेटेड बुक्स। ये सारी की सारी जो किताबें रहेंगी वो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होंगी, ठीक है। किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज। इसमें देखते हैं कि कौन सी किताब है और किसने उसे ट्रांसलेट किया। तो कहेगा कि ट्रांसलेशन जो डिपार्टमेंट था वो किसके टाइम पीरियड में चालू किया गया? अकबर में। डिपार्टमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग अकबर, ठीक है। अकबर के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया। इसका हेड किसे बनाया गया? हेड थे अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। इनके बाद हेड कौन बना? दारा शिकोह। दारा शिकोह, ठीक है। दारा शिकोह के टाइम में मैक्सिमम बुक्स का ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांसलेशन इसलिए दारा शिकोह को लघु अकबर की उपाधि दी जाती है। ये भी धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अच्छे काम करता था, लोगों से मारा पीटी नहीं करता था। इसके जो मतलब बोलता ना कि अकबर के ही राह पर चलने वाला था ये भी, ठीक है। इसीलिए इसे छोटा अकबर कहते हैं। औरंगजेब आया मार देगा इसको, दारा शिकोह को, है कि नहीं? ओके। उसके बाद जो ये आगे हम देखते हैं कि कौन सी किताब थी और उसका जो ट्रांसलेशन है वो किसने करी, ठीक है। ओके, तो देख, पहला जो हम बात करते हैं महाभारत। महाभारत का ट्रांसलेशन किया गया पर्शियन लैंग्वेज में,
ठीक है, तो महाभारत को किसने ट्रांसलेट किया? महाभारत, महाभारत। महाभारत छोटी मोटी बुक तो है नहीं, इसलिए इसे ट्रांसलेट करने के लिए तीन तीन लोगों की जरूरत पड़ी थी। एक एक थे बदायूनी, बदायूनी, और दूसरे थे अबू फजल, और तीसरे थे फैजी, अबू फजल के भाई, अबू फजल एंड फैजी। बात समझ में आई? महाभारत का ट्रांसलेशन किसने किया? बदायूनी, अबू फजल एंड फैजी, बदायूनी, अबू फजल एंड फैजी। फिर उसके बाद आता रामायण। रामायण, रामायण का ट्रांसलेशन किया बदायूनी ने, बदायूनी ने। फिर उसके बाद अर्थर्ववेद। पांचवा वेद किसे कहा जाता है? अर्थर्ववेद को जो कि ट्रांसलेट किया बदायूनी ने, बदायूनी ने। और इसमें एक और बंदे थे, उनका नाम था हाजी इब्राहिम। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बदायूनी एंड हाजी इब्राहिम, क्योंकि वेद पुराण बड़े मोटे मोटे बुक होते हैं। अभी भी याद नहीं आया? मैंने बोला तो, वेद पुराण बड़े मोटे मोटे बुक होते हैं। हाँ, पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। तुझे अभी रिसेंटली में किसने बताया था? पुराना, पुराण जो होता है, पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है, पुराण। ठीक है, ओके, एक दो तीन, महाभारत, रामायण, अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद किताब थी लीलावती। लीलावती, लीलावती किताब को ट्रांसलेट किया है फैजी ने। ठीक है, तो फैजी ने। नल एंड दंपत्ति, नल एंड दंपत्ति, इस किताब को भी ट्रांसलेट किया है फैजी ने। ठीक है, राज तरंगनी, राज तरंगनी किसकी किताब है? ये तो बता सकती है तू। राज तरंगिनी। अच्छा, हमें कश्मीर की जानकारी कहाँ से मिलती है? किसने लिखी थी ये राज तरंगिनी? कलहन, याद है? राज, मतलब ऑप्शन में आएगा तो मार देगी तू धड़ाक से, है ना? दिमाग में है। मलहन। राज तरंगनी, राज तरंगनी को ट्रांसलेट किया शाह मोहम्मद ने। शाह मोहम्मद, ठीक है, शाह मोहम्मद ने। उसके बाद गीता, गीता कौन सा? हाँ, वही जिसपे हम लोग गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, उसका ट्रांसलेशन किया था दारा सिको ने, दारा सिको ने। उसके बाद उपनिषद, पांचवा वेद, उपनिषद, उपनिषद का भी ट्रांसलेशन किसने किया? दारा सिको ने, दारा सिको ने। बात समझ में आई?
ओके, ये जो लीलावती थी ना, ये मैथ की बुक थी, पता है? लीलावती मैथमेटिक्स बुक थी। लीलावती बुक है, देख, इधर देख रही है, लीलावती ट्राइटीज ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ वैदिक पीरियड। भास्कराचार्य ने इसे लिखा था, लीलावती भास्कराचार्य। हाँ, उसमें तुझे ऑर्थर देखना चाहिए कि किस ऑर्थर ने लिखा है, ठीक है? तो अगर तूने उस ऑर्थर की, पर्टिकुलर ऑर्थर की अगर किताब पहले पढ़ी हुई है और तुझे समझ में आया है कि हाँ नहीं ये चीज़ एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे हमें दिखाई जाती है या जैसे होता है, तो उसी ऑर्थर के द्वारा लिखी गई दूसरी किताबें तू पढ़ सकती है, ठीक है? अब जैसे कि राम सीता और इन सब पर एक अमीश त्रिपाठी या क्या कौन तो है ऑर्थर, वो लिखता है, उसकी बहुत सारी, है ना, हाँ, उसका किताब देखेगी तो उसमें एक अलग अलग ही स्टोरी रहती है। जैसे सीता को योद्धा दिखाया गया है, राम को कुछ और बताया गया है, मतलब बहुत सारी किताबें लिखता है वो। तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, बट बोलते ना कि समरी टाइप में, तो वो सुना है। कौन सी वाली? अच्छा, वो अमित त्रिपाठी की। हाँ, ठीक है। तो ये लीलावती जो किताब थी, कहेगा लीलावती पुस्तक जो थी वो किसकी पुस्तक थी? तो ये मैथमेटिक्स की पुस्तक थी। मैथमेटिक्स, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद इनके समय में कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स आए, हम उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है? फॉरेन ट्रेवलर्स, फॉरेन ट्रेवलर्स यानी विदेशी यात्री, ठीक है। एक आया था, बोल रहा था कि अकबर की जय हो, अकबर आप महान हैं, जो कि यूरोप में आपका चर्चा है। फिर उधर से जवाब आया, ए अब्बा मर गए हो। कौन आया था? हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, याद है? जहांगीर के टाइम में आया था, अकबर के नाम का लेटर लेके कि हमें ट्रेड की परमिशन दीजिए। तो जहांगीर ने बोला तू तो अकबर के नाम का लाया है तो मैं तुझे नहीं दे सकता, लेकिन वो पर्शियन लैंग्वेज में बोल रहा था, तो जहांगीर खुश हुआ था और खुश होकर के उसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। उसके बाद जो कि वहाँ लुइस 14वें ने दूसरे अपने एक कमांडर को भेजा जिसका नाम था टॉमस रो, और वो आया तो उसको वो जहांगीर के नाम से लेटर लेके आया और उसको परमिशन मिल गई थी, है ना? ओके, सो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कौन कौन थे। तो देख, एक जो कि अकबर के टाइम पीरियड में जिसने पहली बार अकबर को गुजरात में देखा था, इंग्लैंड से आया था राल्फ फिंच, ठीक है, जिसने अकबर को देखा और वो एकदम हड़क गया था, ओ माय गॉड अकबर। अकबर के टाइम में आया था, पहले मैं ट्रेवलर लिखता हूँ फिर राजा लिखता हूँ ताकि जो इम्पोर्टेंट है वो इधर है। देख, आया था राल्फ फिंच, राल्फ फिंच कहाँ? गुजरात में। गुजरात में किसके समय में? तो अकबर के समय में। कहाँ से आया था ये? इंग्लैंड से आया था, ठीक है, इंग्लैंड से आया था। तो कहेगा राल्फ फिंच कहाँ से आया था, किसके समय में आया था? अकबर के समय में, ठीक है। इसने पहली बार वही अकबर को देखा था, इतना एकदम सोने से लदा हुआ, सजा हुआ, धजा हुआ, और बोला बाप रे बाप इतना पैसा है भारत में, और जाके पूरा डंका पीट दिया, ओहो भारत में पैसा ही पैसा है।
ठीक है। उसके बाद आया कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, इसकी स्टोरी तो पता ही है पूरी। हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस किसके टाइम पीरियड में आया? जहांगीर के टाइम पीरियड में आया। किसके नाम का लेटर लेके आया था ये? अकबर के नाम का। जहांगीर ने इसे कौन सा टाइटल दिया? इंग्लिश खान। इंग्लिश खान, ठीक है, इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। क्या इसे ट्रेड परमिशन मिला? ये दोबारा थोड़ी आएगा, दोबारा तो अब दूसरा इंसान आएगा ना। इसको ट्रेड परमिशन नहीं मिला। उसके बाद आता है टॉमस रो। टॉमस रो किसके टाइम में आएगा ये? जहांगीर के ही टाइम में आएगा। जहांगीर के नाम का लेटर लेके आएगा और इसे क्या मिल जाएगा? ट्रेड परमिशन। गॉट ट्रेड परमिशन। बात समझ में आई? हेलो, ओके, ठीक है। उसके बाद चौथा चौथा आएगा पिएट्रा डेला वेला। ये इटली का रहने वाला था। पिएट्रा डेला वेला। पिएट्रा डेला वेला, ये इटली से आया था और यही इंसान था जिसने भारत में पिएट्रा डोरा स्टाइल यानी पिएट्रा डोरा शैली के बारे में बताया था। और पिएट्रा डोरा स्टाइल में बनने वाली पहली इमारत कौन सी थी? एतमातुद्दौला का मकबरा। एतमातुद्दौला का, हाँ 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 हाँ, तो वही तो बोल रहा एतमातुद्दौला। ये इटली से आया था। किसके टाइम में आया था? तो जहांगीर के ही टाइम में। जहांगीर के टाइम में आता पिएट्रा डेला वेला, ठीक है। हाँ, और इसने इटली से कौन सा स्टाइल लाया? पिएट्रा डोरा शैली। पिएट्रा डोरा शैली। पिएट्रा डोरा शैली, ठीक है। पिएट्रा डोरा शैली यही इटली से भारत में लेकर के आया था। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद आया था ट्रिवेनियर, फ्रांस से आया था शाहजहां के समय में। ट्रिवेनियर, ट्रिवेनियर, ये कहाँ से आया था? फ्रांस से। किसके समय में आया था? शाहजहां के टाइम पीरियड में आया था ट्रिवेनियर, ठीक है। ट्रिवेनियर, ये ट्रिवेनियर क्या था? तो ये सोनार था, ठीक है। ट्रिवेनियर क्या था? सोनार था, जौहरी जिसे कहते हैं हम लोग। कहाँ लिख दूँ? ऐसे लिख देता हूँ। सोनार को हम कहते हैं गोल्ड स्मिथ, है ना, गोल्ड स्मिथ। इसे जौहरी, जौहरी, हीरे की परख बहुत बेहतरीन थी इसलिए इसे जौहरी भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रिवेनियर को हीरे की परख बहुत अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद शाहजहां के अंतिम समय में एकदम आया था बर्नियर। बर्नियर, ठीक है। बर्नियर ये इंग्लैंड से आया था, ठीक है, इंग्लैंड से आया था शाहजहां के लास्ट पीरियड में। शाहजहां के ही टाइम में आया था, तो इतना याद रख। लेकिन शाहजहां के लास्ट टाइम में, लास्ट पीरियड में आया था ये बर्नियर, ठीक है। ओके। और उसके बाद औरंगजेब के टाइम में आया था। औरंगजेब के टाइम में आया था, उसका नाम था मनुची। मनुची, ये औरंगजेब के टाइम में आया था। औरंगजेब, और ये क्या था? तो ये तोपची था, तोपची, तोप चलाने वाला।
तोपची, गनर। ठीक है, तो जितने भी फॉरेन से आते थे, ब्रिटेन इंग्लैंड वगैरह से, तो ये लोग क्या करते थे, उन लोग को जॉब पर रख लेते थे और वो लोग धीरे 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 सारा इंफॉर्मेशन इंग्लैंड पहुंचा देते थे। कितना राजा है, मतलब कितना सैनिक है, कितना आर्म फोर्सेस हैं, कितना कैनन है, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं। ठीक है, और उस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इंग्लैंड को मिलती गई और फिर इंग्लैंड में वहाँ से धीरे 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 क्या हुए, जब कंपनियां यहाँ आई, कंपनियों ने उनसे मिले जो तोपची वगैरह थे, उनसे बात करी और पता लगाया कि अच्छा कैसा राजा है, किस तरीके का है, और फिर इन्हीं लोगों की वजह से धीरे 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 ये मुगल एम्पायर खत्म होता गया। बात समझ में आई? तो इन लोग की एक बड़ी गलती थी कि जो ये फॉरेन से आने वाले जितने भी बेहतरीन बेहतरीन लोग थे, उन लोग को अपने यहाँ रख लेते थे। जैसे तोपची हो गया, आर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए किसी को, फॉरेन से आया तो, है ना? इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि किसके क्या रियल नेम क्या थे। ठीक हो, रियल नेम। अरे रियल नेम, रियल नेम देख, बाबर। बाबर का असली नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, बाबर। बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन दीन मोहम्मद मोहम्मद बाबर। बाबर, ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब ये मोहम्मद और आगे आगे जो नाम रहेगा वो हमेशा जुड़ते जाएगा, तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, उसके पहले वाला जो नाम रहेगा उसको मैं लिखते चलूंगा। ठीक है, हाँ। जैसे बाबर का नाम था जहरुद्दीन असली नाम, हुमायूं का नाम था नसीरुद्दीन, और उसके आगे क्या जोड़ लेगी? मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं का नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उसके बाद आता है अकबर। अकबर, अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फिर आया जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर का नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। फिर शाहजहां आया। शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां का नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। ठीक है, फिर आया औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब का नाम था मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ठीक है, हाँ। उसके बाद जो नाम याद रखना है, तुझे याद रखना है एक बहादुर शाह का। बहादुर शाह, बहादुर शाह का असली नाम था मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम। और एक का नाम रखना है मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह का नाम था रोशन अख्तर। रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का नाम था रोशन
अख्तर, अख्तर, बात समझ में आई? ओके। और इस तरीके से हमारा जो ये मुगल है ये पूरा होता है। यानी मुगल एम्पायर में हमने ए टू जेड सारी चीज़ें देख ली है। बात समझ में आया? ये था पूरा का पूरा। रियल नेम हमने देख लिया यहाँ। उसके बाद कौन से फॉरेन ट्रेवलर आए थे वो देख लिया। ट्रांसलेटेड बुक कौन से थे वो देख लिया। फिर उसके बाद कौन सी किताब लिखी गई थी किसके समय में वो देख लिया। उसके बाद इनका जो पोस्ट था वो देख लिया। और इसके पहले के जो लेक्चर थे उसमें बाकी बची हुई चीज़ें हमने देख ली। ठीक है।